अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद शहर में अगर हम हादसात की बात करें तो शरह हादसात अब तजावज़ कर गया है, बहुत बढ़ गया है। हज़ारों की तादाद में कॉल्स मौसूल हो रही हैं हादसात की, जिनमें तरह तरह के हादसात रोनुमा हो रहे हैं। फैसलाबाद शहर में ख़वातीन हज़रात अगर हम बात करें तो ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गई है। शहर कंजस्टेड होता जा रहा है और इस कंजस्टेड सिटी के अंदर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे और जो चिंची हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रश कर दिया है। और मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल गाड़ी तो है ही है, आजकल के दौर में हर जो बंदा है उसकी कोशिश होती है उसके पास अपनी सवारी हो। तो मोटरसाइकिल तो यूजुअली हमारे हर आम शहरी के पास है। और अब तो लोग अच्छी सतह रखने वाले लोग भी हैं जिनके पास गाड़ियाँ भी हैं। गाड़ियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं, हज़ारों की तादाद में सालाना तौर पर गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं और सालाना हज़ारों की तादाद में लोग ख़रीदते हैं। और शहर फैसलाबाद के अंदर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं। मुझे एक्सीडेंट्स की शरह में इजाफे की बहुत बड़ी रीज़न एक लगती है, वो है चिंची और वो है रिक्शे। चिंची और रिक्शा इस कदर ज़्यादा हो गया है कि अब हर आम आदमी जिसको कोई काम नहीं आता, जिसके पास ना लाइसेंस है, जिसके पास ना कोई ट्रेनिंग है, उसको ना कोई पूछने वाला है, वो जनाब साहब 2-2.5 लाख रुपया खर्चता है और एक चिंची खरीद लेता है। उसको लोडर बना ले, उसको सवारियों वाला रिक्शा बना ले और सड़क पर चलाना शुरू कर दे। नो बडी इज़ गोना आस्क, कोई नहीं पूछता उससे कि आपका लाइसेंस है, आपको किस तरह से अथॉरिटी दी गई है। इसी तरीके से ऑटो रिक्शे भी हैं, इनके भी कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास मोस्टली, और ना ही इनका कोई चेक एंड बैलेंस है, ना इनके कोई रूट्स हैं। तो शहर के अंदर चिंची और रिक्शे ये दोनों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारे शहर में कि हर चौक के अंदर अब आपको और कोई कुछ नज़र आए ना आए, और कोई आपको ना वैगन नज़र आती है, ना आपको लोकल बस नज़र आती है, लेकिन आपको चिंची और रिक्शे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और यही एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से हमारे शहर के अंदर एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो बहुत बढ़ गई है। मेरे पास एक रिपोर्ट भी है, वो भी शामिल करते हैं ताकि आपको मैं डिटेल बताऊँ कि इस टाइम जो ओवरऑल सूरत हाल है हमारे शहर फैसलाबाद में, उसमें कॉल्स की क्या सूरत हाल है और उसमें जो एक्सीडेंट की सूरत हाल है वो क्या है। फैसलाबाद में रेस्क्यू 1122 ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता माह जनवरी के दौरान कंट्रोल रूम को 44,934 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 13,185 की एमरजेंसी कॉल्स, ट्रैफिक हादसात की 2,773 कॉल्स, आग लगने की 202, इमारतें गिरने की 5 कॉल्स और मेडिकल इमरजेंसी की 8,946 कॉल्स मौसूल हुई। लड़ाई झगड़े के दौरान गोलियां लगने, खुदकुशी, इक़दाम खुदकुशी समेत दीगर क्राइम की 238 वाक़यात रोनुमा हुए। 2,373 अफराद को रेस्क्यू किया गया, 5,654 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई और तशवीशनाक हालत में 6,050 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने माना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 13,185 इमरजेंसी कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए 12,373 अफराद को मदद फराहम की गई। तर्जुमान जाहिद लतीफ़ ने बताया कि जनवरी में फैसलाबाद रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को 13,185 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर 2,773 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, 8,946 मेडिकल, 202 आग लगने, 238 क्राइम, 3 डूबने, 5 इमारत गिरने और 1,018 दीगर मुतफर्रिक एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स किया। रेस्क्यू टीमों ने 12,373 मुतासरीन को रेस्क्यू किया, जिनमें से 5,654 को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 6,050 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद ज़िला के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। ख़वातीन हज़रात, ये एक रिपोर्ट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और अब आप देखिए कि किस कदर कॉल्स मौसूल हो रही हैं रेस्क्यू 1122 को और एमरजेंसी किस कदर नाफिज है। अब आप देखिए कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनकी शरह बढ़ती जा रही है, तो ये कॉल्स मौसूल हो रही हैं। इसका मतलब है कि शहर के अंदर जो नज़्म ज़ब्त है ट्रैफिक का, वो ठीक होने वाला है। उस पर कड़ी नज़र चाहिए, उस पर जो ओवरऑल एक ओवरव्यू है वो पंजाब गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर एक सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, इदारे क्या काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 के नुमाइंदगान से, आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के नुमाइंदगान से, और आज हम बात करेंगे जो रिक्शा और चिंची ड्राइवर्स के नुमाइंदगान, इन लोगों को जो लीड कर रहे हैं लोग, ठीक है,
इनकी जो तर्जुमानी कर रहे हैं लोग इस सारे एसोसिएशंस की, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही और फैसलाबाद शहर में हादसात की शरह बढ़ती क्यों जा रही है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए चीज़ें जानते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। खवातीन हज़रात, फैसलाबाद शहर में रेस्क्यू 1122 का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जहाँ भी कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले कॉल आप किसी रिश्तेदार को नहीं करते, आप 1122 को करते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी मोहल्ले में लड़ाई हो, या चाहे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें मेडिकल अटेंशन फौरी तौर पर चाहिए हो। तो बड़ा ही अहम रोल और किरदार है। गुज़श्ता कुछ एक महीने में हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में मैंने ऐड किए हैं। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़फ़र साहब से हम कुछ फिगर्स पे बात भी करेंगे और कुछ ओवरऑल जो हादसा रोड एक्सीडेंट्स के रोनुमा हो रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, मेजर रीजंस क्या लगती हैं, उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं सर के साथ। सर कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम फाइन, थैंक यू। सर सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद शहर में गुज़श्ता एक महीने से लेकर ऑनवर्ड्स अभी तक हादसात की शरह काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके नज़दीक कौन कौन से रीजंस हैं जो ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं हादसात में? मैं अगर ओवरऑल एमरजेंसीज का फिगर दूं आपको तो 13,000 एमरजेंसीज को हमने डील किया है जनवरी के महीने। और इस 13,000 एमरजेंसीज में, जिसमें डिफरेंट टाइप की एमरजेंसीज, आग लगने के वाक़यात हुए, रोड ट्रैफिक क्रैशेस, मेडिकल एमरजेंसीज और मिसलिनियस बहुत सारी एमरजेंसीज हुई। पर्टिकुलरली आपने हादसात की बात की तो हमने 3,000 रोड ट्रैफिक जो क्रैशेस हैं या सड़क पे जो हादसात हुए मुख्तलिफ गाड़ियों की, वो डील किए हैं। और इन हादसात में अगर मैं फ़िगर की बात करूं तो हमारे पास सबसे बड़ा फ़िगर मोटर बाइक्स का, जो कोई 2500 के करीब मोटर बाइक के पिछले सिर्फ एक महीने के अंदर। अब 3,000 टोटल हादसात हैं और उसके अंदर 2500 मोटर बाइक के हादसा है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीज़न क्या है। सबसे बड़ी रीज़न मोटर बाइकर ही हैं जो हादसात की वजह बन रहे हैं। अच्छा सर, जब रिपोर्ट हुआ या होते हैं आपके पास, गुज़श्ता एक महीने से हम बात करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो देखती है अंडर 18 लड़का है या कोई आपस में तसादुम मोटरसाइकिल गाड़ी का है, मोटरसाइकिल रिक्शे का है, तो ज़्यादातर केसेस कौन से नज़र आ रहे हैं? मैं कहूँगा अगर हम केयरलेसनेस की बात करें तो हमारे यूथ में वो ज़्यादा है। और मेरे पास टोटल फिगर है कि हमारे पास 11 to 20 ईयर जिसमें अंडर एज भी आ जाए तो वो 600 के करीब हादसा मोटर बाइक के वो हुए हैं जिनकी एज 11 से 20 साल है। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमें अपने छोटे बच्चों को बाइक बहरहाल नहीं देनी चाहिए। 18 ईयर से कम बच्चों को मोटर बाइक पे बाहर निकलने नहीं दें। वो बच्चे हैं, उनको सेफ्टी का नहीं पता, वो रैश ड्राइव भी करते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते, वो हादसात का शिकार होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट होगी मेरी पेरेंट्स से कि अपने छोटे बच्चों को मोटर बाइक्स नहीं दें। अच्छा सर, यूजुअली ये होता है कि माएँ या बहनें या ख़वातीन जो होती हैं, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं अगर वो मसरूफ़ होते हैं तो माएँ बहनें बच्चों को ले जाती हैं कि घर बाइक खड़ा है, चलो जी बच्चा 16 साल का हो गया है, उसको बाइक चलानी आती है, गली में तो चला जाता है, चल भी लेके मुझे बाजार निकल जा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके नज़दीक किस कदर ख़तरनाक है? स्पेशली देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ये कोई लॉजिक नहीं हो सकती कि हम कानून को फॉलो ना करें कि जी बस हमने बाजार जाना था तो अपने 12-13 साल के बच्चे को कहें कि बाइक पे ले जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो थोड़े फासले हैं ना, वैसे वहाँ पैदल जाने को इनकरेज करना चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छा है कि भाई ये 500 मीटर पे तो है ना शॉप, वहाँ से कोई चीज़ लेनी है तो पैदल जाने को इनकरेज करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर अनअवॉइडेबल है, घर में कोई ऐसी मजबूरी है तो फिर अपने बच्चे को हेलमेट, प्रॉपर वो हेलमेट पहने। आप उसको गाइड भी करें, आप साथ जा रहे हैं कि आप साइड पे बाइक चलाएंगे और स्लो स्पीड में चलाएंगे। अगर खुदा न खासा हादसा हो भी तो आपको सीरियस इंजरीज ना हो। अच्छा सर, अभी जिस तरह से मेरे भी सुनने में आया है कि तांदलिया वाला में जो कल एक ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो रेस्क्यू 1122 के जवान ने जिस तरह से बच्ची की जान बचाई है, मैं चाहूँगा काइंडली थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बताइए कि इस कदर बड़ी एफर्ट और जिसमें एनर्जी भी है और जिसमें होपफुल होकर आपने जिस तरह से, या उस जवान ने जिस तरह से बच्ची की जान बचाई, काइंडली थोड़ा सा उसके हवाले से मुझे बताइए कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ। कल कोई 3:30 बजे करीब हमें कॉल रिसीव हुई कि घर के अंदर ही वो छोटी बच्ची 2 साल की वो पानी में डूब गई। अब पहले मैं बच्ची का जिक्र कर लूँ कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट थी और फिर उसकी सेफ्टी भी, कि कैसे हम अपने घरों के अंदर इसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो वो जब हमारी टीम के पास पहुंची है तो वो बच्ची, उसको सांस नहीं आ रही, वो डेड डिक्लेयर हो चुकी हुई थी। वो आप कह सकते हैं कि उसके जो पेरेंट्स भी है वो थोड़े मायूस ही थे कि बच्ची को तो सांस भी नहीं आ रही। तो हमारे लड़के ने उसको CPR किया। CPR करते हुए वो तांदलिया वाला हॉस्पिटल में उसको लेकर गए हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा जी बच्ची की हालत बहुत सीरियस है, आप इसको इमीडिएटली DHQ ले जाएं, फैसलाबाद ले जाएं।
अब हमारा लड़का उसको कंटिन्यूस सीपीआर करता रहा थ्रू आउट फैसलाबाद तक। थ्रू आउट फैसलाबाद तक। तो वो बच्ची चूँकि कार्डिक रेस्ट और रेस्पिरेटरी रेस्ट में थी, सांस भी नहीं आ रही थी, हार्ट बीट भी रुक गई थी, तो बच्चे ने हमारे उसको कंटिन्यूस सीपीआर किया। कंटिन्यूस सीपीआर करते हुए उसकी अगर आप वीडियो भी देखें तो जितना तेज़ी से वो हॉस्पिटल की वार्ड के अंदर लेके गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे की जान बच गई। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट थी जिससे उस बच्चे की जान बच गई। अब ऐसे हादसा होते क्यों हैं? हम क्या करते हैं कि माएँ घरों में बिजी हैं, हमारा जो 1 साल और 2 साल के बच्चे हैं जो क्रॉल करते हैं, जिन्होंने अभी चलना शुरू किया, वो घर में चलते फिरते हैं। तो घर के अंदर कोई टब अगर पानी का भरा या बाल्टी भरी हुई तो बच्चे उसके ऊपर या उसके अंदर गिर जाते हैं, और ऐसी एमरजेंसीज हमें रिपोर्ट होती हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घरों के अंदर हैं, वो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। अगर तो पानी का टब कोई भरा हुआ है कहीं वॉशरूम में, तो उसकी कुंडी लगा दें भाई कि वो बच्चा वहाँ पे ना जा सके, वो बिजी होती हैं। तो ऐसे हादसात से बचा जा सकता है कि घर के अंदर पानी का भरा हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, हमारे हीरो का नाम बताएं ताकि मैं चाहूँगा कि हम जितना अप्रिशिएट कर सकें वो उतना ही कम है। स्पेशली ये मोहम्मद जावेद तूर है जी, हमारा जो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है तांदलेवाला का, जिससे ये सीपीआर परफॉर्म किया है। और इसमें ऐड कर दूं कि हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की एमरजेंसीज के लिए बड़े वेल ट्रेंड हैं। उन्हें पता है कि कौन सी एमरजेंसीज में लाइफ सेविंग टेक्निक्स कौन सी हैं और उनको अप्लाई कैसे करना और इस्तेमाल कैसे करना। ऐसा ही उसने सीपीआर किया और उस बच्चे की जान बचाई है। अच्छा सर, अब इसी से ही रेलेवेंट एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर जो स्पेशली जो मोटर बाइकर्स हैं उन्हें हेलमेट मस्ट कर दिया है, पैसेंजर भी और बाइकर भी जो चलाने वाला है, और इसी तरीके से गाड़ी के बारे में भी जो गाड़ी चलाने वाला है, जो फर्स्ट सीट पर पैसेंजर है, उनके लिए बेल्ट भी लाजम कर दी गई है। ये किस कदर हादसात में कमी की वजह बनेगी और इसमें अवामी रद्द-ए-अमल आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसे गवर्नमेंट पंजाब का बड़ा अच्छा एक कदम है कि मोटर बाइक की स्पीड भी फिक्स की है कि 60 के ऊपर वो नहीं चलाएगा। अब अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं ना, जब दोनों हादसात का, मोटर बाइक और गाड़ी के हादसात का, तो मोटर बाइक के जितने हादसात है उसमें डेथ हेड इंजरी की वजह से हो रही है। मेजॉरिटी केसेस में डेथ हेड इंजरी की वजह से होती है। अगर हेलमेट पहने, चाहे वो पीछे बैठा या आगे बैठा, दोनों हेड इंजरी से ही डेथ होती है। तो हेड इंजरी नहीं होगी, हेड इंजरी नहीं होगी तो अल्लाह माफ़ करे वो उसकी डेथ भी नहीं होगी। अब सेम हम अगर गाड़ियों के मैं हादसात की बात करूँ, जितने हम कार एक्सीडेंट्स को देखते हैं, जब हेड ऑन कोलिजन होता है, जितने भी केसेस में ड्राइवर ने और आगे बैठे बंदे ने सीट बेल्ट पहना होता है तो सीरियस इंजरीज नहीं होती और डेथ भी नहीं होती, जान बच जाती। जिधर सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो उधर ही जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो वहाँ पे जो आगे बैठा है, जो ड्राइवर है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है, और अगर हम ट्रैफिक बाईलाज को फॉलो करें, हादसात भी कम होंगे, और अगर खुदा ना खासा हादसा हो भी जाए तो जान भी बच सकती है। ज़्यादा ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो हमारी रोड सेफ्टी है उस पर बात कर रहे हैं और हादसात में कमी किस तरह से वाक़ हो सकती है, उन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। ख़वातीन ज़्यादा हम वापस आ चुके हैं। अच्छा सर, मैं एक रिक्वेस्ट है जो आपके सामने भी रखूँगा, और ये रिक्वेस्ट मैं सीटीओ साहब के सामने भी बारहा रख चुका हूँ और उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई है इस मामले को लेके। सर, फैसलाबाद में जो हमारी जीटीएस का एरिया है, जो स्टेशन का एरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा रशी हो चुका हुआ है क्योंकि पैसेंजर्स यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आते हैं और जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट रखी थी कि ये हमारा जो सुई धागा चौक है, अगर यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज दे दिया जाए तो क्या वो कारामद होगा, क्या उससे फ़ायदा होगा? इसी तरीके से सरगोदा रोड के ऊपर, जंग रोड के ऊपर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का एकदम से जमघटा होता है, तो वहाँ पर अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस दे दिए जाएं तो ये किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है? आपकी राय इसमें बड़ी ज़रूरी है। डेफिनेटली जी, आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है दो तरह से। एक तो आप देखते हैं कि पैदल चलने की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। जो भी बंदा पैदल चल रहा है वो ओवरऑल ट्रैफिक को जब वो क्रॉस करने की कोशिश करता है, डिस्टर्ब भी होता है, हादसात भी हो रहे हैं उससे। अगर हम ओवरहेड ब्रिजेस बना दें पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो दो फ़ायदे हुए, हादसात भी कम होंगे और जो ट्रैफिक में खलल आता है, पैदल जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं रोड को, वो भी ट्रैफिक का फ्लो भी बेहतर हो जाएगा और लोग इंजरी से भी बच सकते हैं। अच्छा सर, ये जो रोड है हमारा बाहर वाला, ये क्योंकि स्पीड से ट्रैफिक उतरती है और स्पीड से ट्रैफिक चढ़ती है, तो यहाँ पर
अक्सर और बेशतर हमें हादसा, क्योंकि ऑफिस भी 1122 का साथ है, अल्लाह ना करे, लेकिन हादसा हमें सुनने देखने को मिलते रहते हैं और फौरी तौर पर उन्हें अटेंशन भी मिल जाती है। दीगर रोड्स की अब हम बात करते हैं तो ओवरहेड ब्रिजेस एंड पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ज़रूरी हैं, और इसमें आपकी राय जो है, जिस तरह से मैंने कोशिश किया कि ऐड करूँ, इसके साथ साथ मुझे सर जो अंडर पासिस हैं उस पर भी थोड़ी आपकी राय चाहिए कि मेन कनाल रोड पर तो है, लेकिन जो बाकी रोड्स हैं दीगर, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है। ये स्ट्रेटजी लेवल की वैसे तो चीज़ें हैं, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में मैं था, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर प्लान कर रही, जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट फैसलाबाद का वो हिस्सा है, अंडर पासिस भी, और आई थिंक मेट्रो बस का भी एक प्रोजेक्ट है, जिससे ओवरऑल लोगों को जो बेहतर सफरी सहूलतें हैं वो मिलेंगी। आप हमारे इसी सुविधा का GTS चौक की बात कर रहे थे, ट्रैफिक फास्ट फ्लो, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे चिंगची रिक्शाज हैं वो इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो शायद वो किसी गाड़ी का फास्ट फ्लो होने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश भी करें तो फास्ट फ्लो यहाँ पे हमारे कम से कम इस चौक में फास्ट फ्लो नहीं है। आप देखेंगे कि हर वक्त ये चौक रिक्शाज ने और चिंगचीज ने उसको चौक किया होता है, घेरा होता है, बिल्कुल चौक किया हुआ है। अब उससे हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रैफिक फ्लो कितना डिस्टर्ब हो रहा है, और शहर के अंदर या जितने हादसा होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फिगर इन्हीं चिंगची और रिक्शास के हादसा का भी शामिल। अब आप रोड पे देखते हैं कि एक तो एक ट्रैफिक रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करते, कुछ ने पीछे पूरी ट्रॉली बना ली हुई है, उसको पीछे पता ही नहीं कि पीछे कोई चीज़ आ रही है। मैं आपकी बात में ऐड ऑन करता चलूँ, बाकायदा साउंड सिस्टम, स्पीकर्स और फुल एक DJ सिस्टम माहौल भी रिक्शा वालों ने और चिंगची वालों ने बनाया था, और उसके इंडिकेटर वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहे, वो जाते हुए कब किधर को मोड़ लेता है कोई पता नहीं है। अगली बात यह है कि वो इतना एक लोहे का पूरा जंगला लेके चल रहा होता है, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बचना है उससे, अब उसको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होती वो किसी के साथ टच कर जाएगा या कहीं पे हिट कर जाएगा, उसको बिल्कुल कोई फिक्र भी नहीं होती। इसको सिस्टम में लेके आना चाहिए। अगर ये अनअवॉइडेबल हैं जैसे कि हो चुके हैं तो उनके प्रॉपर इंडिकेटर्स होने चाहिए, इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि किस तरह से आप रोड पे जाएंगे, किस लेन में आप जाएंगे ताकि हादसा से बचा जा सके। अच्छा सर, इन दी एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है, अब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस पर मैं जोर भी दे रहा हूँ। हमने लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन की थी और आप कह रहे थे कि अपकमिंग डेज़ में ये प्लान है। सर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइए कि अब जो ट्रेनिंग प्लान्स हो रहे हैं, जिस तरह से आपने मुझे लास्ट भी बताया था कि जो सोसाइटीज़ के अंदर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके, तो जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे कि ये तांदला वाले हमें ठीक है, हमारे हीरो पहुँच गए, बचत होगी, वरना पेरेंट्स की नज़र में तो बच्ची मर चुकी थी। तो इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आसान भी हो, लोगों को समझ भी आ जाए और जिसमें CPR भी इन्वॉल्व हो, तो काइंडली इसका कोई प्लान मुझे बताइए अपकमिंग डेज में एज सुन एज पॉसिबल। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे PLSP के नाम से ऐप मौजूद है, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, जिसमें आप CPR सीख सकते हैं। आप उसमें एक छोटा सा एग्जाम है वो आप देते जाते हैं, फिल करते हैं और उसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस हमारे पास आप कर सकते हैं। तो सर उसमें ये भी होता है कि आपने कितना पुश करना है, कितना जोर लगाना है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, कितनी बार पुश करना है, तमाम डिटेल्स एग्जैक्टली जी, कंप्लीट डिटेल उसमें होती हैं। वैसे मैं ऐड भी कर दूं तो चेस्ट कंप्रेशन है जो भी कार्डियक अरेस्ट की सूरत में, वो कम से कम 100 पर मिनट होनी चाहिए। 100 से स्लो कम नहीं होना चाहिए, 100 प्लस पे आपको जाना चाहिए जो चेस्ट कंप्रेशन दे दें। और 1.5 से 2 इंच अगर हम अडल्ट की बात करें तो सीना 1.5 से 2 इंच दबाना है। अब वो कैसे दबाना है, हमारे पास डमीज़ भी मौजूद हैं, हमारे पास वीडियो क्लिप्स भी हैं। आप ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे वो छोटा सा टेस्ट है वो दें और हमारे पास आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सबसे शॉर्ट है जो आप 1, 2, 3 घंटे में वो एक CPR का पूरा प्रोसेस सीख सकते हैं। और मैं सबको दावत देता हूँ, नौजवान जितने भी सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ सबके पास मोबाइल्स हैं, तो आप पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम है उस पर मौजूद है, वहाँ पे आएँ, वो आप उसमें अपने आप को इनरोल करें, हमारे पास आकर हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लें, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप इस तरह से एक लाइफ सेवर भी बन जाएंगे। सर प्रॉपर प्रोग्राम आने वाले दिनों में कंडक्ट है, कोई प्लान है ऐसा आपके इदारे की तरफ से? जी बिल्कुल है। एक तो हम जितने भी हमारे वासा के एम्प्लॉइज़ होंगे, उनके सीनियर लोग होंगे, डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग होंगे, उनको हम सेवरमैन सेफ्टी पे एक पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग्स हम करवाएंगे। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कमिंग वीक में हमारा विमेन यूनिवर्सिटी के साथ MOU है, जिसमें हम डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके बच्चों को हम बाकायदा से रेस्क्यू की ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ना सिर्फ ट्रेनिंग देंगे बल्कि
हमारी ख्वाहिश ये है कि हर डिपार्टमेंट की एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बन जाए। खुदा न खास्ता कहीं पे भी कुछ होता है, लाइक इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो उसकी अपनी एक टीम 20-30 बच्चे हैं जो बड़े ट्रेंड है, उनके यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी होता है उनके डिपार्टमेंट में तो वो ट्रेंड लोग हमसे भी पहले वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर जाए, और अल्टीमेटली वो ट्रेंड यूथ फिर हमारा कौमी असासा बन जाएगी। तो हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो ट्रेनिंग्स लें, और ट्रेनिंग फिर हम अगला एक स्टेप पे भी जा रहे हैं, हम उनमें से जो अच्छे बच्चे होंगे उनको मास्टर ट्रेनर बना देंगे ताकि यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट वो खुद भी ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते जाएं। तो इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम है जो हम फेब में शुरू करने जा रहे हैं, इसी महीने में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अच्छा सर, मैं एक बार फिर से इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से हज़ारों की तादाद में कॉल्स हैं, हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं, और ज़ाहिरी बात है जितनी कॉल्स आती हैं और उस हवाले से अमला भी बहुत मुतहर्रक है और काम भी कर रहा है, इदारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो आपके अंडर आपकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं? आप बतलाएं कि हम बतलाएं क्या? ठीक है, तो कहते हैं कि ज़बान खल्क नकार खुदा होता है। आप हर वक्त बाहर रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, आप चलते फिरते हैं, आप पूरी रिपोर्टिंग करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ कि हमसे जो लोगों का सेटिस्फेक्शन रेशियो है वो मोर देन 99% है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट फैसिलिटेशन दी जाए। हाँ, अलबत्ता कहीं पे कोई हो जाती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपकी अगर कोई कंप्लेंट है, आपकी कोई सजेशन है, आपकी सर्विस की बेहतरी के लिए पब्लिक से कोई भी बंदा हमें फीडबैक देना चाहे तो हम हर वक्त ओपन हैं, हम वेलकम करते हैं। हम अपनी ट्रेनिंग्स, अपने रिफ्रेशर कोर्सेज भी हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ताकि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकें। अभी आप के सामने बात हो रही थी, हमारे कंट्रोल रूम इंचार्ज बैठे हैं कि हम जो हमारे नौजवान कॉल सुनते हैं उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं कि उसने किस तरह से कॉल ली, क्या उसने प्रॉपर गाइड किया और क्या उसने प्रॉपर गाड़ी को भेजा। तो हम हर मिन्यूट लेवल पे जाके चीज़ों को चेक करते हैं ताकि पब्लिक को बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट किया जा सके। सर, इसमें ड्यूरेशन होता है। देखें, एक कॉल जब आप इमरजेंसी कॉल करते हैं तो सर्विस पहुंचने तक में एक ड्यूरेशन जो एस्टिमेटेड आपके एंड से है वो कितना है, ताकि देखने वालों को ये भी जो है वो हमारी तरफ से फीडबैक जाए कि एक कॉल रिसीव होने के बाद उस पर सर्विस प्रोवाइड करने में एटलीस्ट इतना टाइम लगता है, तो वेट कर लिया करें अगर आप कहीं भी इमरजेंसी रिपोर्ट करते हैं। शहर की बात करूँ, आपने ट्रैफिक की सिचुएशन देखी है, आप हर वक्त ट्रैवल करते हैं तो 7 से 8 मिनट तो लग जाते हैं जी इस शहर में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस एरिया से इमरजेंसी। तो हम शहर के अंदर जो हमारी 80% इमरजेंसी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की वो फैसलाबाद शहर के अंदर है, सिटी और सदर में। तो यहाँ पे हम 7 से 8 मिनट में हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच जाती है वहाँ पे। और उसके साथ साथ एक चीज़, हमारा जो स्टाफ है वो आपको गाइड भी करता है। वो डिफरेंट इमरजेंसी की सूरत में वो आपको कहता है कि अगर हादसा हुआ है तो पूछ रहे इसका खून बह रहा है तो आप किसी साफ़ कपड़े से उसका खून रोकने की कोशिश करें। तो मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में भी हमारा जो ऑपरेटर है वो उनको गाइड करता है। जब तक हमारी गाड़ी नहीं पहुंचती एज पर सिचुएशन, तो उस वक्त तक आप लाइन में साथ भी रह सकते हैं। जो हमारी गाड़ी जा रही है उनके स्टाफ के साथ भी आप ऑनलाइन रह सकते हैं, वो आपको साथ साथ गाइड भी करता है। और हम कोशिश करते हैं मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपके पास पहुंचा जा सके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरें हज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं, मज़ीद से शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन और हज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी है। हुमायूं रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सेक्रेटरी RTA हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे फैसलाबाद में, स्पेशली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स, और इसमें हम देखते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, नॉन रजिस्टर्ड रिक्शे, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जाहिर है रजिस्टर्ड नहीं है तो पता नहीं है। मुझे काइंडली सबसे पहले अब ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जो रिक्शे हैं वो फैसलाबाद में कितने हैं अंदाज़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जी, ये बढ़ते हुए हादसात जो हैं। आपको जैसे कि पता है रिसेंटली एक रोड सेफ्टी अथॉरिटी का क़याम हो चुका है, पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी का, और उसका यही मैंडेट है, प्राइमरीली मैंडेट उसका यही है कि इन हादसात की रोकथाम की जाए। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं रोड्स पे वो की जाएं। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको किया जाए।
मोटरसाइकिल की जैसे लेन्स अलहदा से आइडेंटिफाई की जा रही हैं। आपने देखा होगा जे रोड पे वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, और शहर की जो दीगर सड़कें हैं जिन पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है, लोड है, उस पे ये लाइन आइडेंटिफाई की जा रही हैं। जहाँ तक रिक्शों की बात है तो फैसलाबाद में रिसेंटली एक ड्राइव हुई थी जिसमें ट्राई व्हीलर की रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस चला था। उसमें उसके तहत ये रिक्शे जो हैं वो उनको रजिस्टर किया जाता था। यहाँ पे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में प्रॉपर उसका एक डेस्क कायम किया गया था जहाँ पे ट्राई व्हीलर रजिस्टर किए जाते थे। ट्राई व्हीलर्स की कैटेगरी में बेसिकली दो किस्म की मेन व्हीकल्स आती हैं। एक वो जो ऑटो रिक्शाज हैं, जो ट्राई व्हीलर्स हैं, जो प्रॉपर किसी कंपनी से, जैसे साजगार है, पाक हीरो है, इस तरह की और कंपनीज हैं, सिवा है, उनके रखे हैं। वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बन के आते हैं और फिर वो प्रॉपर हमारा यहाँ पे जो वेक्स स्टेशन है जनरल बस स्टैंड पे, उस पे वो जाते हैं, अपना वो फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस की प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद वेक्स से उनको जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है फिटनेस का। रही बात सेकंड कैटेगरी की ट्राई व्हीलर की, जो कि चिंगची है, अगेन चिंगचीज़ को भी हम इंश्योर करवाते हैं कि जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं हमारे पास कंपनीज, उन्हीं के ही बने हुए हों। गाए बगाए RTA की टीम जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो इलीगल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करते रहते हैं। उनकी फैक्ट्रीज़ को सील किया जाता है, उनको भारी जुर्माने उन पे आयद किए जाते हैं और इसको डिस्करेज किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो अभी रिसेंटली पंजाब पूरे में ही एक प्रोजेक्ट था व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट का। उसमें प्रॉपर एक व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे दिया गया, जिसमें हमें भी एक बोलान, सुजुकी बोलान दी गई। उसके साथ 2 एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भी दिए गए, ट्रैफिक एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स। उनकी ड्यूटीज़ में ये चीज़ शामिल है और डेली बेसिस पे वो ये काम करते हैं कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन को उन्होंने लॉन्च की हुई है। रोज़ाना की बुनियादों पे वो किसी ना किसी मेन शाहराह पे खड़े होके वो लोगों को रोकते हैं, उनमें मास्क की तकसीम करते हैं, और साथ ही साथ वो उनके ज़िम्मे एक बहुत अहम काम लगाया गया है, वो ये कि अगर किसी व्हीकल की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई व्हीलर, 2 व्हीलर हो, ट्राई व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसकी रेयर लाइट्स को इंश्योर करवाया जाता है। क्योंकि आम तौर पे रात को इस तरह के हादसा देखने में आते हैं कि ट्राई व्हीलर जा रहा था या 2 व्हीलर जा रहा था तो उसके पीछे लाइट कोई नहीं थी और वो पीछे से उसको किसी ने हिट किया, तो अगर किसी की ख़राब हो तो उसको वहीं पे बुला के भी बल्कि ठीक करवाए जाते हैं। लाइट्स ना लगी हों तो लाइट्स लगाते हैं। पीछे वो जो रिफ्लेक्टर स्टिकर्स होते हैं येलो, वो पेश किए जाते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट चूँकि और फिर इसके साथ साथ हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का इदारा है, CTO साहब हैं, वो इस पे बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। यकीनन मेरा लाइजॉन उनके साथ होता है, हमने मिल के ऐसे स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और उनकी गाए बगाए डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्यूटीज़ हम लगाते हैं जहाँ पे वो इस तरह के सारे काम जो है उनको सर अंजाम देते हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं फैसलाबाद में जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आते हैं कि यहाँ पे ये स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हैं। उन स्पॉट्स को फिर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि वहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई इलीगल पार्किंग है, कोई एनक्रोचमेंट है, तो उसको वहाँ से रिमूव करवाया जाए ताकि जो फर्दर किसी हादसे का बायस ना बन सके। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि देखें, जैसे अब व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो अब जो अनरजिस्टर्ड जो रिक्शा है या जो चिंगचीज़ हैं, अब तो खैर शहर में बहुत ज़्यादा हैं। इनको कंट्रोल करने का कोई अपकमिंग क्या प्लान है आपका कि क्या जिस तरह से रजिस्टर्ड गाड़ी रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक वार्डन रोक कर उसका चेक कर लेती है कि जी इसके पास लाइसेंस है या ये गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो क्या इसका भी कोई ऐसा प्लान है आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड?
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ड्राइव इनके लिए स्टार्ट की थी, जिसमें ट्राई व्हीलर्स को रजिस्टर किया गया था और बहुत सारे ट्राई व्हीलर्स उसमें रजिस्टर किए गए। इनको येलो प्लेट्स लगाई गई ताकि एक स्पेसिफिक कैटेगरी इनकी जो है वो उसको डिटरमिन किया जा सके। जहाँ तक बात है इलीगल ऑपरेशंस की, तो वो मैंने आपको बताया कि हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डेली बेसिस पे ऐसे व्हीकल्स को, स्पेशली ट्राई व्हीलर्स को चेक करते हैं। जो इलीगल होते हैं उनको इम्पाउंड भी करते हैं, हैवी फाइंस भी करते हैं। तो ये आपको पता है कि एक प्रोसेस है रूटीन का, तो जी डेली बेसिस पे चलता रहता है। कोशिश करते हैं कि इसको बहुत हद तक कंट्रोल करें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं अगस्त में हमारी फैसलाबाद में 86 बसेस आ जाएंगी। अर्बन बसेस आने से ये होगा कि लोगों को एक अफोर्डेबल और रीज़नेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट जब मुयसर होगी, तो यकीनन वो इस तरह की जो छोटी और अनसेफ ड्राई व्हीलर एक अर्बन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है उसको डिस्करेज करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द हम थोड़ा सा क्योंकि हम ब्रेक की जानिब जाएंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से हमारे सुनने में है कि 8 बाज़ारों में 8 बसें डिप्लॉय की जाएंगी। जिस तरह से बाज़ारों के अंदर अब पार्किंग उसको आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, बंद कर दिया गया है, तो क्या ये प्लान का हिस्सा है आने वाले दिनों में? क्या जिस तरह से हम सुन रहे हैं क्या ऐसा ही होगा या इसमें कुछ और, इसको किसी और तरीके से इसकी प्रैक्टिस होगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद का ये सिटी बिज़नेस एरिया है और हब है। ये अक्रॉस दी फैसलाबाद हर डायरेक्शन से लोग यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे अपनी ख़रीद फरोख्त के बाद वापस जाते हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट में जितने भी रूट्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस पे डिवाइस किए गए हैं, उसमें इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा गया है कि वो जो भी रूट ऐसा जो सिटी बिज़नेस एरिया को टच करेगा, ठीक है, वो उसकी अलाइनमेंट इस तरह से रखी गई है कि वो लोगों को वहाँ से आने और जाने में आसानी हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त है, थैंक यू वेरी मच। खबर जरूरत आइए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ शामिल करते हैं। ट्रैफिक हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं और जो कंसर्न इदारे हैं हम चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात करें और एक प्रॉपर मैसेज हमारे देखने वालों तक पहुंचाया जा सके कि ट्रैफिक हादसात में कमी कैसे वाक़ हो सकती है और जो रिलेटेड महकमे हैं, इदारे हैं, उनसे क्या मैक्सिमम हम आउटपुट ले सकते हैं, वो प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करें। आइए आगे बढ़ते हैं, मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। बहुत दिनों रात आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आसिम अवान साहब मौजूद हैं। आप डीएसपी सेक्टर पीपल्स कॉलोनी हैं और जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया है कि फैसलाबाद के अंदर जो एक्सीडेंट्स की रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और कहीं ना कहीं जो चिंची और ऑटो रिक्शेज़ हैं वो इस कदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड भी हैं जो कि रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसात का सबब बनते हैं। इस हवाले से डीएसपी साहब से मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी और इनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी आवाम के लिए बड़ी ज़रूरी है। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सर ठीक है? करम अल्लाह का सर ठीक ठाक। सर फैसलाबाद के अंदर जैसा आप जानते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। हर आम और ख़ास के पास मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, बड़ी छोटी गाड़ियाँ हैं और ऑटो रिक्शाज और चिंची तो बेतहाशा हैं। रोड एक्सीडेंट्स की रेशियो सर गुज़श्ता कुछ एक महीने में तकरीबन 13,000 प्लस केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, स्पेशली अगर हम 1122 की बात करें। तो काइंडली मुझे बताइएगा आपको ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में वजह बेसिक या जो बुनियादी वजह कौन सी लगती है एक्सीडेंट्स में स्पेशली? जी इसमें बुनियादी वजह जो है हमारी वो कानून से लाइल्मी है, ठीक है। रोड यूज़ करते हैं हम लेकिन प्रॉपर यूज़ नहीं करते। मोटर बाइक है वो लेफ़्ट साइड में होने चाहिए, जो बेहंगम चलते हैं आप देखते हैं कोई राइट पे है, कोई सेंटर में, कोई लेफ़्ट पे है। इनके लिए हमने मोटरसाइकिलिस्ट के लिए एक अलग से लेन भी लगाई है, आपने शायद देखा हो कैनाल पे, ठीक है। और ऐसे ही हमने जे रोड पे भी है। लेकिन देखेंगे आप 100 में से 20% लोग उसको यूज़ करते हैं।
सर उसमें मैंने देखा गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं रिक्शे भी चल रहे होते हैं साइड पे बीच बीच में। स्पेशली मैंने वो रोड नोटिस किया है जो एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एलाइड हॉस्पिटल जाते हैं, जो जेल रोड है, उसके ऊपर मैंने देखा अक्सर गाड़ियाँ भी बीच में चल रही होती हैं। जब बाइक ने नहीं चलना फिर गाड़ी ही चलनी है बीच में। बनाई उनके लिए, मोटर बाइक के लिए, ठीक है। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया खुद जाके। मैंने कैनाल पे जितने भी बाइकर्स आ रहे थे उनको जैसे ही मैंने शिफ्ट किया है उस लेन में, तो हमारा कैनाल का बर्डन कम हो गया है ट्रैफिक का। लोगों को चाहिए ये सेफ्टी है, ये लोगों के लिए सेफ्टी है इसमें कि वो अपनी लेफ़्ट लाइन में, अगर ये हमने वो कोनिंग नहीं भी है कहीं पे भी, तब भी लेफ़्ट लाइन में रहना चाहिए। ये उनकी सेफ्टी के लिए हेलमेट यूज़ करें। जैसे कि आपको पता है पिछले साल से कैंपेन चल रही है और शिद्दत के साथ स्ट्रांगली हो रही है। ऐसे ही फिर सीएम का विजन है, आईजी साहब का अहकामात है, हमारे सीपीओ सीटीओ साहब के अहकामात की रोशनी में लास्ट वीक हमने कैंपेन का आगाज़ किया है और मेरे ही सर्कल में सेक्टर डी ग्राउंड से कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जिसमें हेलमेट का है और सेफ्टी वायर का, ठीक है। आपको पता है बसंत का सीज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस पे कंट्रोल कर लिया हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पे एक 100 रुपीज़ की सेफ्टी वायर है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि हादसा से बचा जा सके। अच्छा सर, हेलमेट की जहाँ तक बात है, कैंपेन पिछले 1 साल से है और कई लोगों ने बड़े बहाने बनाए, जी मुझे दमे का मसला है या मुझे जनाब सांस नहीं लिया जाता, मैं बेहोश हो जाता हूँ और गर्मी में नहीं लिया जाता। ये लोगों के उज़र हमने देखे, लेकिन स्टांस स्ट्रांग रहा हमारी जो स्पेशली जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है इसका। अच्छा सर, अब जिस तरह से जो ड्राइवर के लिए, जो मोटर बाइकर है उसके लिए लाजिम है हेलमेट, तो पैसेंजर के लिए भी अब हेलमेट लाजिम करार दे दिया गया है। इस हवाले से मुझे कैंपेन बताइए कि इसमें अभी तक जो फीडबैक आप तक मौसूल हुआ है, क्योंकि आप पब्लिक में मौजूद हैं और डेफिनेटली आप इस मामले में लोगों को आगाही भी दे रहे होंगे, कैसा फीडबैक पहुंचा सर अभी तक? जो वो पैसेंजर के लिए उसके लिए हेलमेट का है, ये कानून तो ये कहता है कि जो राइडर है और उसके साथ पैसेंजर है वो पहनेगा, लेकिन अभी स्टार्ट में ये लाहौर से स्टार्ट हुआ है, अभी पैसेंजर के लिए लाहौर तक है। बाकी पूरे ये प्रोविंस में ये बाइकर के लिए कंपलसरी है कि वो दौरान ड्राइविंग अपना हेलमेट यूज़ करे। तो हमने जगह जगह वॉलंटियर जो हैं उन्होंने स्टॉल भी लगा दिए हैं, ताकि क्योंकि जुर्माना है, इसका फ़ाइन जो है 2000 है और एक हेलमेट आपको 500 से लेके 2000 तक मिल जाता है। अपने फ़ाइन से बचने के लिए जगह जगह हमने स्टॉल भी लगवा दिए हैं, वो खरीद लें, हमें कोई इशू नहीं है। अगर वो हेलमेट ख़रीद लेते हैं तो फ़ाइन से बच जाएंगे। तो बेहतर ये है कि फ़ाइन से बचने के लिए वो हेलमेट खरीदते हैं, ठीक है, लाजमी करें। अच्छा सर, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने थोड़ी सी बात आपसे डिस्कस की थी, मैं थोड़ा डिटेल आपसे जानना चाहूँगा। जो पॉइंट मैंने रेज़ किया और आपने उसमें थोड़ी सी एड ऑन भी चीज़ें की कि वो प्लान का भी हिस्सा रहा, जब आप झाल से टुवर्ड्स अब GTS से जब आप झाल टुवर्ड्स उतरते हैं और अगर आप कनाल रोड की जानिब टर्न लेते हैं, तो वहाँ पर जो पुल के नीचे से जो लोगों को कट दिया गया है, लोग वहाँ से वन वे करते हैं और झाल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि हादसात भी सुनने को मिलते हैं और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस भी की। मुझे काइंडली बताइए कि उसका अभी तक प्रॉपर हल हमें क्यों नहीं मिल सका? ये लास्ट मंथ में हमारी एक मीटिंग हुई थी सत्याना रोड के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ताहिर जमील साहब, हमने विज़िट भी किया था, CTO भी हमारे साथ थे। तो वहाँ पे टीपा से उन्होंने कहा मैं बात करूँगा, वो यहाँ पे आके रोड डिज़ाइन करेंगे, जैसे ही रोड डिज़ाइन हो जाएगा इंशाल्लाह उसका प्रॉपर हल निकल आएगा। अदरवाइज़ जो पहले का है वो फैसल पुली बहुत बड़ा ब्रिज बनाया हुआ है, लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ 100 मीटर के फासले से बचने के लिए लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, अपनी जान को खदशात में डालते हैं। आपकी वसातत से इल्तमास है शहरियों से कि वो प्रॉपर अपने फैसल पुली से टर्न लेके सत्याना रोड पे जाएं, तो फिर कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने सेक्टर के हवाले से मुझे ज़रूर इस बारे में आगाही दें। जो अनरजिस्टर्ड रिक्शे और अनरजिस्टर्ड जो चिंची चलाने वाले लड़के हैं या जो
अंडर 18 जो लोग बाइक्स भी चलाते हैं और रिक्शे चिंगचीज़ भी बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, इनके खिलाफ अभी तक हमें कोई ख़ास अभी नकलो हरकत नज़र नहीं आई। ठीक है, रोक लिया जाए तो चालान तो हो जाता है, लेकिन इनको डिक्लाइन करने के लिए क्या कोई ऐसे अहकाम आने वाले दिनों में आप तक पहुँचे हैं कि इनको टोटल रोड के ऊपर चढ़ने की कोई इजाज़त ना दी जाए? नहीं, अहकाम तो ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको हम फ़ाइन भी कर रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं अंडर एज को, और विदाउट लाइसेंस। आपने देखा होगा विदाउट लाइसेंस जो है मोटर बाइकर ये रोड पे नहीं आएंगे। ये गवर्नमेंट का की तरफ से अहकाम हैं, और ये जस्ट ये नहीं है कि आपको पकड़ के हमने बनवाना ही है, ये आपके भले के लिए कर रहे हैं सारा, ठीक है। ऐसे ही अंडर एज जो है उनको यही है कि वो अब मोटरसाइकिल या कार, उनके पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इनको ना दें। सर, अब आम को क्या पैगाम देंगे, स्पेशली क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जो सड़क के ऊपर बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें अंडर 18 की शरह बहुत ज़्यादा है, उसमें जो ट्रैफिक बढ़ती हुई है, स्पेशली रिक्शा और जो चिंगची चलाने वाले हैं, इनकी बेहंगम एक तो ड्राइविंग है और ये लेफ़्ट राइट मुड़ते हुए बिल्कुल नहीं दिखते, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी इजाफा है। क्या पैगाम देंगे इन लोगों को स्पेशली? इन लोगों के लिए यही पैगाम है कि ये एक तो लेफ़्ट साइड पे पार्क करें, चाहे मोटरसाइकिल है, ठीक है। पार्किंग बनी हुई है, लेफ़्ट साइड पे पार्क करें, लेफ़्ट साइड पे रुकें, पिक एंड ड्रॉप करना है लेफ़्ट साइड पे। ये आपने भी देखा होगा, इन्होंने सड़क के दरमियान में ब्रेक लगानी है, वहीं से सवारी उठानी है, मेन रीज़न है, ठीक है। और इनको चलान जितने भी फ़ाइन करें ये बाज नहीं आते। अभी हमने कैंपेन स्टार्ट की है, जो इन्होंने टेप रिकॉर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है, डिस्कॉम हॉल है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। वो समनाबाद में खासकर बहुत ज़्यादा है, इसका प्रॉब्लम कंप्लेंट आ रही थी। इसको पिछले एक हफ़्ते से मैं देख रहा हूँ, अभी तक 50 के करीब हमने उतरवा दिए हैं। तो इनको बाउंड करते हैं हम, तो जितनी देर तक ये रिमूव नहीं करते तो ये हमारे पास बाउंड रहते हैं। ये और साथ में इसको प्रॉपर फाइन कर रहे हैं 2000 का। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं, और डीएसपी साहब का जो पैगाम है डेफिनेटली वो हमारी आम आवाम तक पहुंच भी गया होगा। सेक्टर में तो अपनी सर्विसेज दे भी रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द भी प्रॉपर नज़र है, और पैगाम यही है कि मेहरबानी करें, छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, अंडर 18 बच्चों को बाइक्स ना दें। हादसात की शरह तो बढ़ती है, जान जाने का खदशा भी सबसे बड़ा है, और हम या कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी माँ अपने लखते जिगर को अपने हाथों में उसका दम तोड़ता हुआ देखे, या सड़क के रोड एक्सीडेंट पर उसकी मौत कोई किसी भी वजह से हो जाए। तो मेहरबानी करें, और हादसात में कमी की वजह यही है कि जो आप बेहंगम ड्राइविंग करते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं, और वो तमाम तर लोग जो रिक्शा और चिंगची चलाते हैं अनरजिस्टर्ड, मेहरबानी करें रजिस्टर्ड करें ख़ुद को। और अगर रिक्शा या मोटरसाइकिल या चिंगची रोकना भी है तो ज़रा दाएं बाएं देख लिया कीजिए, ताकि कोई हादसा ना हो और ना किसी की जान जाए, ना किसी का माली नुकसान हो। बस ख्याल रखिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।